सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, यूं कह लीजिए लास्ट टॉपिक है या यूं कह लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब तक हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ब्रीच, व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे टूटता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो रहा है, इफ देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कैसे अल्टीमेटली उसका रिकवरी या जो डैमेज है उसको रिकवर किया जा सकता है, वो आज हम लोग यहाँ देखेंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही एक हिस्सा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ मोड थ्रू विच द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, आप कह सकते हो। बेसिकली आसान भाषा में कहूँ तो जब एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने से इनकार करती है, मना करती है, तो इसी को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। गाइस, जैसे कि आपको पता है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज एंड व्हेन यू वांट। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, विदाउट मच डिले, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल टर्म्स में कहूँ तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझने के पहले वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? व्हेन द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। देखिए, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो दोनों पार्टीज का एक दूसरे के लिए कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होता है। लाइक मान लीजिए मेरे और आपके बीच में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं आपको लॉ सिखाऊंगा और आप मुझे 2,000 रुपये दोगे, तो यहाँ पर मेरा ऑब्लिगेशन है कि मुझे लॉ सिखाना पड़ेगा, मेरा कर्तव्य है कि मुझे लॉ सिखाना पड़ेगा। आपका ऑब्लिगेशन या कह लीजिए आपका कर्तव्य है कि आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेशन। तो जब ये ऑब्लिगेशन कह लीजिए आप एंड पर आ जाती है, यानी कि जब ये ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज। आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। गाइस, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय वेरियस मीन्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। उसका अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया था तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो यूट्यूब पर। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है तो बहुत सारे तरीके, दैट इज यू कैन से बाय परफॉर्मेंस, दोनों पार्टीज ने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया। म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज ने आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ही इम्पॉसिबल है। लाइक मैंने आपको एक बिल्डिंग सेल करने की बात की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है बट वो बिल्डिंग गिर चुकी है, तो अब वो प्रॉमिस को पूरा करना इम्पॉसिबल है। सिमिलरली ऑपरेशन ऑफ लॉ कह लीजिए आप। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब आप कह लीजिए पर्सन सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया है, या कह लीजिए उसका डेथ हो गया है, तो अब उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है पॉसिबल है ही नहीं, तो दैट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ कह लीजिए आप। सिमिलरली बाय लैप्स ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, टाइम पीरियड खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। तो ये सारे मीन्स है। इनमें एक और इम्पॉर्टेंट मीन है, कह लीजिए आप, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द्वारा। ब्रीच का मतलब एकदम आसान भाषा में मैं आपको कह रहा हूँ, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। जब आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मान लीजिए कोई भी एक पार्टी प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही है, तो उसी को हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो गाइस, जब आप ब्रीच की बात करते हो तो ब्रीच जो है वो दो तरह की होती है। एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक होता है एक्चुअल ब्रीच। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर रही है। लाइक मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, आप मुझे 2,000 रुपये दोगे। या तो मैं आपको लॉ पढ़ाने से इनकार कर रहा हूँ, या तो आप 2,000 रुपये देने से इनकार कर रहे हो। तो कोई एक पार्टी है जिसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, बट दूसरा पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर रहा है, तो इन दैट केस आप कह लीजिए ये जो टर्म है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज होगा बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहला कैटेगरी जैसे कि हमने देखा, एंटीसेप्टरी ब्रीच। एंटीसेप्टरी ब्रीच क्या होता है? इट इज अक्योर व्हेन पार्टी डेमोन्स्ट्रेट हिज इंटेंशन टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट, वोकल और रिटर्न कंफर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। गाइस, क्या कहा गया कि देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सितंबर के मंथ में लॉ सिखाऊंगा, या मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको अक्टूबर के मंथ में लॉ सिखाऊंगा, लेकिन अक्टूबर आने के पहले ही मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको लॉ नहीं सिखा पाऊंगा। यानी कि जो ड्यू डेट है, जिस डेट पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है, उस डेट के पहले ही अगर मैं ये कह रहा हूँ, मैं अगर अपना इंटेंशन ऑफ ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन कर रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो आप कहोगे दैट ब्रीच इज एंटीसेप्टरी ब्रीच। गाइस, एंटीसेप्टरी ब्रीच
एक्चुअल डेट के पहले ही आप कह लीजिए पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से इनकार कर देता है। आप ये ओरल भी हो सकती है या ये रिटर्न वे में भी हो सकती है, आप कह लीजिए। तो फेलियर टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन इन अ टाइमली मैटर कैन रिजल्ट इन अ ब्रीच, यानी कि क्या कहा गया, जो टाइम है उस टाइम के पहले ही आप क्या कह दे रहे हो, आप डिक्लेयर कर दे रहे हो कि आप क्या करोगे, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। डिक्लेयरिंग एन एंटीसिपेटरी ब्रीच, द काउंटर पार्टी में बिगिन लीगल एक्शन इमीडिएटली रेदर देन वेटिंग अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आर एक्चुअली ब्रोकन। गाइस, अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अक्टूबर में सिखाऊंगा, बट सितंबर में मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं आपको अक्टूबर में नहीं सिखा पाऊंगा, तो आप अक्टूबर आने तक का वेट कर सकते हो, या फिर बगैर वेट किए डायरेक्टली आप सितंबर में भी मेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो कि यस मैंने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, राजेश एग्री टू मैरी विथ शांता। बिफोर द डेट ऑफ मैरिज राजेश हर्ड दैट शांता गोइंग टू मैरी सुधरमन। क्या कहा गया कि राजेश ने कहा कि वो शांता से शादी करेगा, शांता ने भी यस कहा, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन मैरिज डेट के पहले ही उसने क्या देखा कि शांता जो है वो क्या कर रही है, सुधरमन से शादी कर रही है। तो यहाँ पर शांता जो है वो ब्रीच कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को। और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, ये जो ब्रीच है कौन सा ब्रीच है, एंटीसेप्टरी ब्रीच है गाइस, क्योंकि एक्चुअल शादी के डेट के पहले ही शांता ने क्या कर दिया, शादी से इनकार कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो एक्चुअल डेट से पहले ही जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक हो जाता है तो आप उसको एंटीसेप्टरी ब्रीच कह सकते हो। देखिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उन्होंने बताया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ओवरऑल जैसे हमने देखा कि एक पार्टी जब अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना करती है या परफॉर्म नहीं कर पाती तो उसको हम लोग ब्रीच कहते हैं। ब्रीच का ही एक टाइप है एंटीसेप्टरी ब्रीच, हमने देखा। देखिए दो टाइप होता है, एंटीसेप्टरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच। गाइस एंटीसेप्टरी ब्रीच हम लोगों ने देख लिया। एक्चुअल ब्रीच क्या है, देखिए एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अक्योर व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और एट अ टाइम ऑफ परफॉर्मेंस वन पार्टी फेल्स टू रिफ्यूज। गाइस यहाँ पर क्या होता है, ऑन डेट, जिस डेट एक्चुअली परफॉर्मेंस होने वाला था उस डेट पर अगर पार्टी मना कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से तो आप उसको एक्चुअल ब्रीच कहोगे। एंटीसेप्टरी ब्रीच में आपने डेट के पहले ही बोल दिया था। एक्चुअल ब्रीच में ऑन डेट, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था 1 अक्टूबर को मैं आपको लॉ सिखाऊंगा। अब 1 अक्टूबर के पहले ही अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं लॉ नहीं सिखा पाऊंगा, दैट इज एंटीसेप्टरी ब्रीच। आप कोर्ट में जाइए, मेरे अगेंस्ट में केस आप कर सकते हो। हालांकि अभी तक 1 तारीख नहीं आई है, फिर भी आप केस कर सकते हो। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, 1 तारीख तक मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं आपको लॉ नहीं सिखाने वाला हूँ। 1 तारीख के दिन मैं आपको कॉल करके बोल रहा हूँ कि मैं आपको लॉ सिखाने वाला नहीं हूँ, तो ये हो जाएगा एक्चुअल ब्रीच। क्योंकि ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एट अ टाइम ऑफ परफॉर्मेंस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, आई एम फेलिंग टू परफॉर्म। तो वन पार्टी फेल और रिफ्यूज टू परफॉर्म इज प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कब, जैसे कि कहा टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, जो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस है तभी एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल दिया देखिए, अशिता एग्री टू डिलीवर 10 kg ऑफ राइस to Mansoor on 1st November. Ashita failed to deliver the rice on November 1st. This is actual breach. अशिता ने क्या कहा कि वो 10 किलो राइस देगी मंसूर को, और ऑन डेट 1 नवंबर को देने वाली थी, वो 1 नवंबर को ही उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगी, तो इसको हम लोग एक्चुअल ब्रीच कहेंगे। यही अगर वो 1 नवंबर से पहले अगर बता देती, लाइक मान लीजिए 15 अक्टूबर को बता देती, 20 अक्टूबर को बता देती, तो इसको हम लोग एंटीसेप्टरी ब्रीच कह सकते थे। तो दैट इज द एंटीसेप्टरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच। अब अगर ब्रीच होता है, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है दोस्तों, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी पूरा करने से मना कर रही है, तो जो दूसरा पार्टी है उसके पास में क्या ऑप्शन है, तो उसके पास में दोस्तों रेमेडीज क्या है, आसान भाषा में कहें तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज क्या है। तो उसकी 4 रेमेडीज है, दैट इज द रिसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटम मेरिएट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन एंड डैमेजेस। ये चारों चीजें हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ध्यान से देखो आप। बात करते हैं रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सीधी सी बात है, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना किया तो आप भी अपना कॉन्ट्रैक्ट पीछे ले लीजिए और कॉन्ट्रैक्ट को आप कह लीजिए रेसिशन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट रेस्काइंड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लॉ पढ़ाने से मना किया, आप 2,000 रुपये मत दीजिए, मैंने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, आप भी अपना ऑब्लिगेशन पूरा मत कीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिस्काइंड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूट जाएगा। इसको बोलते हैं रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी,
अनदर पार्टी कैन रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, अनदर पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगा, एंड इज फ्री फ्रॉम ऑल द ऑब्लिगेशन, अब उसके कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ही इज टोटली फ्री फ्रॉम ऑल द ऑब्लिगेशन यू कैन से। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ए एग्री टू डिलीवर 10 kg राइस टू बी ऑन 1 अक्टूबर, बी प्रॉमिस टू पे द प्राइस ऑन द सेम डे, ए डज नॉट डिलीवर, बी नीड नॉट टू पे। मैंने आपको कहा कि मैं आपको राइस सेल करूंगा 1 अक्टूबर को, मैंने राइस सेल नहीं किया, आपने पेमेंट भी 1 अक्टूबर को करने का प्रॉमिस किया था, आपने पेमेंट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड हो गया, दोनों पार्टी अपने ऑब्लिगेशन से फ्री हो गए, दैट इज रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर एक पार्टी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरा पार्टी भी परफॉर्म नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आगे दूसरा तरीका है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्नड, इट इज द ओनली ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉ, आप कह लीजिए, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडी, सच ऑब्लिगेशन अराइजेज व्हेन अ पर्सन क्लेम द पेमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। गाइस क्या कहा गया, व्हेन द वर्क हैज बीन डन और गुड्स सप्लाइड विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, when the original contract has been terminated, breach of contract by one party, or when the work has made accepted under the void agreement। गाइस क्या कहा गया कि क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि एक पार्टी ने क्या किया, अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया है, और दूसरे पार्टी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, बट वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे, तो वहां पर क्वांटम मेरिट आता है। एग्जाम्पल के रूप में क्या कहा गया, सी अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ अ कंपनी, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अवॉइड बिकॉज द डायरेक्टर हु अपॉइंटेड सी वॉज नॉट क्वालिफाइड, सी sued remuneration held, सी इज एंटाइटल टू रेम्यूनरेशन। देखिए बहुत सीधी सी बात है, सी ने क्या किया, सी को क्या किया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया कंपनी का, लेकिन जिस डायरेक्टर ने सी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था, वो डायरेक्टर ही आप कह लीजिए फेक था, या वो डायरेक्टर कह लीजिए आप क्वालिफाइड नहीं था। तो ऐसे केस में सी को तो ये पता नहीं है, सी ने तो आप कह लीजिए आप कह लीजिए गुड फेथ में यानी भरोसे पर डायरेक्टरशिप को एक्सेप्ट किया और काम भी किया है। तो अब सी जो है वो रेम्यूनरेशन मांग रहा है, सी अगर रेम्यूनरेशन मांग रहा है तो कंपनी को रेम्यूनरेशन देना ही पड़ेगा, दैट इज द क्वांटम मेरिट, यानी कि सामने वाली पार्टी का लॉस नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, दैट इज द क्वांटम मेरिट। तो आप अपने नुकसान की भरपाई करवा सकते हो। फिर बात आती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में क्या है कि आप किसी भी दूसरे सेटलमेंट के लिए रेडी नहीं हो, आप कह रहे हो कि आपको परफॉर्मेंस ही चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग मानकर चलते हैं कि झील का शादी है, झील की शादी में झील ने शाहरुख खान को साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि शाहरुख खान क्या करेगा, उसकी शादी में परफॉर्म करेगा। अब शाहरुख खान कह रहा है कि वो शादी में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी कि शाहरुख खान कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है। यहाँ पर झील कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है, और कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के बाद में वो शाहरुख खान उसको पेमेंट करने को तैयार है, शाहरुख खान उसके लॉस की भरपाई करने को तैयार है, लेकिन झील कहता है कि नो आई डोंट वांट मनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और आपको मेरी शादी में परफॉर्म करना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के माध्यम से भी आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का जो भी आपका ब्रीच है उसको फुलफिल करवा सकते हो, रेमेडीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए क्या कहा गया, specific performance means an order of the court directing the party who commit the breach who commit the breach to do what he has promised to do। सीधी सी बात है, आप कोर्ट में जाते हो, लाइक मान लीजिए मैंने आपको लॉ पढ़ाने से मना कर दिया, आप कोर्ट में जाते हो और कोर्ट में जाकर आप मेरे अगेंस्ट में केस करते हो, सारी सुनवाई होती है और कोर्ट ये फैसला करता है कि मुझे लॉ पढ़ाना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। गाइज क्या कहा गया, जनरली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल नॉट ऑर्डर इन द फॉलोइंग केस। नंबर 1, व्हेन मिनॉरिटी कॉम्पेंसेशन इज एडिक्वेट रेमेडी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपका फीस रिटर्न कर दूंगा, मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा, और ये अगर इनफ है, तो इन दैट केस क्या हो रहा है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट अगर पर्सनल नेचर का है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते। व्हेन वन पार्टी इज माइनर, एक पार्टी जो है वो माइनर है, लाइक मान लीजिए जो मेरा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वही माइनर है, तो आप अल्टीमेटली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर पाओगे। एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनसर्टन, आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरी तरह से अनसर्टन है, लाइक मैंने आपको ये कहा था कि मैं परफॉर्म करूंगा, किस डेट पे कहूंगा वो मैंने मेंशन ही नहीं किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनसर्टन है, इनइक्विटेबल है, तो इन दैट केस आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते। फिर बात आती है नेक्स्ट रेमेडी की, जिसे हम लोग कहते हैं इंजेक्शन। गाइज इंजेक्शन मतलब क्या, यहाँ पर आप क्या कहते हो, लाइक मान लीजिए शाहरुख खान से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो आप शाहरुख खान को कह रहे हो ठीक है आप मेरे लिए परफॉर्म नहीं करोगे ना, उस डेट पे आप किसी और के लिए परफॉर्म नहीं करोगे, यानी कि आप उस पार्टी को किसी और पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना करते हो, दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्शन।
तो इंजंक्शन इज एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट डायरेक्टिंग द पार्टी हु कमिट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट either do or not to do something. It is usually given in anticipatory breach of contract. गाइस क्या कहा गया कि कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर देता है, जो ब्रीचिंग पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है उस पार्टी को ऑर्डर देता है कि वो कुछ करे या फिर कुछ नहीं करे, तो दैट इज कॉल्ड एज इंजंक्शन, यानी कोर्ट के जरिए। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, ममूटी एग्री टू एक्ट ओनली फॉर शाजी कैलाश फॉर 1 year during the year contracted act for Vinyan. In the suit filed by Shaji Kailash, Mammootty was prohibited to injunction from the acting Vinium. गाइस क्या कहा गया है कि अगर मान लीजिए मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया चौगले कॉलेज के साथ कि पूरा साल मैं सिर्फ चौगले कॉलेज में ही पढ़ाऊंगा, और अब अगर मैं मान लीजिए स्वयं सिद्धि कॉलेज में भी पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, या BNN कॉलेज में भी पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, या ओसवाल कॉलेज में भी पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, तो चौगले कॉलेज मुझे मना कर सकता है ऐसा करने से बाय कोर्ट। कोर्ट में जाकर चौगले कॉलेज कह सकता है कि हम लोगों ने इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि सिर्फ हमारे साथ काम करेंगे, बट ये क्या कर रहे हैं, दूसरे कॉलेज के साथ भी काम कर रहे हैं, तो कोर्ट मुझे ऑर्डर देगा कि अब मैं दूसरे कॉलेज में जाकर काम नहीं कर सकता। इसको कहते हैं इंजेक्शन। तो इसके जरिए भी आप अपना रेमेडीज ले सकते हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। अब गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द डैमेजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी पूछ लेगा कभी, हो सकता है। डैमेजेस मतलब क्या? अब क्या होता है, देखिए एक पार्टी ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो दूसरे पार्टी को लॉस हो सकता है। तो अगर दूसरे पार्टी को लॉस हो रहा है तो वो उस पार्टी, वो जो पार्टी जिसको लॉस हो रहा है, उस लॉस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डैमेजेस कहते हैं। तो आप अपने लॉस की भरपाई करवा सकते हो। ऐसे केस में द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड टू द एग्रीड पार्टी फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी एग्रीड पार्टी यानी जिसको लॉस हुआ है उसको आप कह लीजिए, उसको जो भी अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके लॉस को फुलफिल करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं क्लेम ऑफ डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन ऑफ डैमेजेस। गाइस डैमेजेस 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के डैमेजेस के लिए आपको अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स है जो हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डैमेज की। ऑर्डिनरी डैमेज क्या होता है, देखिए, ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द सफरिंग पार्टी में इनकर सम डैमेजेस अराइजिंग नेचुरली in the course of event, even if the suffering party knew about likely damages. If the contract was breached, he can claim compensation. Like for example, मैंने आपको कहा कि आप मेरा मशीन जो है वो बना कर लेकर आइए। आप मेरा मशीन बना कर लेकर आ रहे थे, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट मशीन और टूट गया, तो अब जो बनाने का खर्चा है वो मैं आपसे लूंगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी ब्रीच। तो मशीन बनाने के लिए जो एडिशनल अमाउंट लग रहा है वो मैं आपसे लूंगा। सिमिलरली दूसरे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं दोस्तों। जैसे देखिए क्या कहा गया, पीटर एग्री टू सेल एंड डिलीवर 10 बैग ऑफ पोटैटोज टू जॉन फॉर 5,000 आफ्टर 2 मंथ। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, पीटर कह रहा है कि वो जॉन को 10 बैग यानी कि 10 थैला पोटैटो देगा 2 महीने के बाद। ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज एंड पीटर रेफ्यूज टू परफॉर्म। देखिए अचानक क्या हो गया कि डिलीवरी डेट के दिन में जो पोटैटो का प्राइस है गाइस, तो ऑन ड्यू डेट पोटैटो का जो प्राइस है, आप कह लीजिए वो पोटैटो का प्राइस बढ़ गया। तो ऐसे में पीटर जो परफॉर्म करने से मना कर रहा है। अब अगर पीटर परफॉर्म करने से मना कर रहा है तो इसको हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ऐसे केस में जॉन को जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस जॉन गेन कर सकता है पीटर से, और वो जो लॉस होगा, जो डैमेज होगा, उसको हम लोग ऑर्डिनरी डैमेज कह सकते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज के बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज का फंडा कैसा है, आप कह लीजिए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट माइट रिसीव अ नोटिस ऑफ अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इन सच केस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देन ही इज लाइबल फॉर द ऑर्डिनरी डैमेज प्लस स्पेशल डैमेज। एग्जाम्पल वही वाला देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर देखिए, पीटर हायर्ड सर्विस फ्रॉम जॉन a goods transporter to deliver the machine to his factory urgently. He also informed John that his business has stopped uh, for want of machine. However, John delayed the delivery of the machine by unreasonable amount of time. Peter missed out a huge order since he did not have the machine with him. देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि यहाँ पर आप कह लीजिए कि पीटर ने क्या किया था। पीटर ने अल्टीमेटली जॉन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया
जहाँ पे पीटर ने जॉन को कहा कि उसका मशीन लेकर आने के लिए, और पीटर ने जॉन को बताया था कि अगर मशीन टाइम पर नहीं आएगा तो पीटर को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। गाइस, ये जानते हुए भी जॉन ने क्या किया, मशीन लेट लेकर गया, डिले किया मशीन पहुंचाने में। ऐसे में पीटर का एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो मिस हो गया, आप कह लीजिए। तो ऐसे केस में पीटर कैन क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन फ्रॉम जॉन। द कॉम्पेंसेशन अमाउंट विल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही कुड मेड बाय रनिंग। तो गाइस, यहाँ पर क्या होता है, देखिए, अगर टाइम पे मशीन आ जाती और जॉन अगर मान लीजिए वो जॉन को अगर ऑर्डर मिल जाता, तो ऐसे केस में जॉन को 5000 का प्रॉफिट होने वाला था। तो जॉन क्या करेगा, ये 5000 का प्रॉफिट जो है वो, सॉरी, पीटर को 5000 का प्रॉफिट हो सकता था। तो ऐसे केस में पीटर क्या करेगा, ये 5000 का जो लॉस हो गया उसका मशीन लेट से पहुंचने की वजह से, पीटर जॉन से वो अमाउंट क्लेम कर सकता है, पीटर जॉन से वो अमाउंट डिमांड कर सकता है। यहाँ ये जो लॉस है ये आपका स्पेशल डैमेज कहलाता है। ये जो अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो उसको स्पेशल डैमेज कहते हो। तो ऑर्डिनरी बिजनेस में जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग कह लीजिए आप ऑर्डिनरी डैमेज कहेंगे। लाइक आपका मशीन आ रहा था, मशीन टूट गया, तो मशीन का वापस से बनाने का खर्चा आपने ले लिया। यहाँ आपको बिकॉज ऑफ डिले जो लॉस हो रहा है, एडिशनल लॉस, आप वो भी क्लेम कर सकते हो, इसको स्पेशल लॉस या स्पेशल डैमेज कह सकते हैं। आगे बात करते हैं एग्जेम्पलरी डैमेज और विंडिक्टिव डैमेज। गाइज, यहाँ पर क्या होता है, देर आर टू सिनारियो। नंबर वन, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉज इंजरी टू हिज फीलिंग्स, wrongful dishonor of check by a bank because of causes of reputation credibility। गाइस, आप कैसा फंड है, देखिए, विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए, मेनी अ टाइम आपको जो लॉस हो रहा है, एक तो होता है आपका एक्चुअल लॉस जो दिख कर आता है, और दूसरा आप कह लीजिए आपको जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, यानी कि जो आपके कह लीजिए इमोशंस पर जो असर होता है वो। तो ऐसे में क्या होता है, दो केस होता है। लाइक मान लीजिए ए ने बी से कहा कि वो उससे शादी करेगा और शादी किया सी से। तो यहाँ पर बी को बहुत धक्का लगा, आप कह लीजिए बी को बहुत बुरा लगा। ऐसे केस में बी जो है आप कह लीजिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, कॉम्पेंसेशन डिमांड नहीं कर सकता। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरा एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि मैंने आपको एक चेक दिया और वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। गाइस, अगर चेक डिसऑनर हो गया तो ऐसे केस में क्या कह सकते हो आप कि आपका रेपुटेशन खराब होता है, राइट। तो अगर आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है, चेक डिसऑनर हो रहा है, तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, इन केस ऑफ wrongful dishonor of check from a businessman, the compensation will not include exemplary damage even if he has not suffered any financial loss. However, the non-trader is not awarded heavy compensation unless the damage are alleged to prove special damage। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपका चेक कभी डिसऑनर नहीं होता। आपने किसी एक पार्टी को चेक दिया और मैं बैंक हूँ, मेरी गलती की वजह से वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। ऐसे में आपकी रेपुटेशन खराब हो गई। आप डैमेज के रूप में, विंडिक्टिव डैमेज के रूप में, एग्जाम्पलरी डैमेज के रूप में, जो भी आपका रेपुटेशन खराब हुआ है उसके लिए कोई सर्टेन अमाउंट आप बैंक से यानी मुझसे क्लेम कर सकते हो। देन बात आती है नॉमिनल डैमेज की। गाइस, नॉमिनल डैमेज मतलब क्या होता है, इफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फाइल सूट फॉर द लॉसेस but prove that while there has been a breach of the contract he has not suffered any real loss, then the compensation for the nominal damage is awarded. This is done to establish the right degree of breach of contract. ऑल्सो द अमाउंट कैन बी एज लो एज 1 रुपी। गाइस, क्या कहा गया कि नॉर्मली क्या होता है, आपका एक्चुअल लॉस जो अकाउंट में नहीं आ रहा है या आपको एक्चुअली कोई लॉस हुआ ही नहीं है, लेकिन प्रॉमिस किया गया था कि अगर एक सिचुएशन होगी तो मैं लॉस को डैमेज क्लेम करूंगा, और ऐसे केस में अमाउंट जो है वो सेटल होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहा था कि अगर आग लगी, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा अगर आपके गोडाउन को आग लगेगी तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। गोडाउन को आग तो लगी लेकिन कोई लॉस नहीं हुआ, आग बुझ भी गई। तो ऐसे केस में एक नॉमिनल अमाउंट जो है वो आपको दे देता हूँ, जो पहले से ही फिक्स किया गया था कि अगर लॉस होगा या अगर नुकसान होता है तो ये अमाउंट दिया जाएगा। फिर नुकसान कितने का भी हो, लाखों का हो या नहीं हो, वो अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको नॉमिनल डैमेज कहा जाता है। जब अल्टीमेटली आपका लॉस जो है काउंटेबल नहीं होता है तो आप वहां पर नॉमिनल डैमेज जो है वो क्लेम कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर है डैमेज फॉर डेटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। गाइज, अब देखिए क्या कहा गया, इन द केस वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय कैरियर एंड डिले द डिलीवरी ऑफ गुड्स causing them deteriorate, the affected party can file the suit for damages for deterioration by the delay. Deterioration can be mean physical damage to the goods or the loss of special opportunity for sale। जैसे डिटेरिएशन का मतलब क्या होता है, आपके गुड्स को कोई फिजिकल लॉस हो रहा है या फिर आप कह लीजिए कि आपका
सेल जो है वो नहीं हो पाया। तो ऐसे में देखिए, अगर डिले की वजह से अगर आपके गुड्स को कोई नुकसान हो रहा है, लाइक मान लीजिए वेजिटेबल्स थे, आपको लाने के लिए कहा गया था, 10 दिन से आप ट्रांसपोर्ट में ही हो, आपका गाड़ी खराब हो गया था, जो भी रीज़न है, तो मेरे वेजीज खराब हो गए, तो आप उसका अमाउंट मुझे भर कर दोगे। पहला केस। दूसरा केस, मान लीजिए कि मेरा एक पार्टी है जिसको मैंने कहा था कि मैं मंडे तक डिलीवरी कर दूंगा, आपने प्रोडक्ट वेडनेसडे को लेकर आया, आप वो सामने वाला पार्टी डिलीवरी लेने से मना कर रहा है, तो मेरा एक सेल्स अपॉर्चुनिटी चला गया। तो क्योंकि मेरा सेल अपॉर्चुनिटी चला गया, जो भी प्रॉफिट मुझे होने वाला था वो भी मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप कह लीजिए दैट इज कॉल्ड एज योर डैमेज फॉर deterioration caused by delay. Last but not least, prefix damages. Prefix damages means where the parties might stipulated payment of certain amount as a compensation upon a breach of contract. जहाँ पहले से ही डिसाइडेड था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो ये अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। गाइस मैं आपको बता दूं, नॉर्मली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलाउड नहीं होते। As per the section 74 of Indian Contract Act 72, it is specified even if the amount is mentioned in a contract as a sum to be paid in the case of breach, then suffering party is entitled a reasonable compensation not exceeding the amount specified. गाइस क्या कहा गया, पहले तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं होते हैं जहाँ पर पहले ही तय हो, यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर मैं 1 अक्टूबर तक आपको लॉ नहीं पढ़ाऊंगा तो आप मुझसे 500 रुपया डैमेज ले लेना। तो गाइज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पहले तो अलाउड नहीं है। अगर अलाउड है भी तो जो अमाउंट मेंशन किया गया है उतना ही डैमेज दिया जाएगा, फिर उससे ज़्यादा डैमेज आपको पे नहीं किया जाएगा। तो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैन से डैमेजेस देखा हम लोगों ने, ओवरऑल एंटीसिपेटरी ब्रीच देखा, एक्चुअल ब्रीच देखा, ब्रीच अगर होता है तो रेमेडीज क्या है, और जैसे हम लोगों ने देखा रेसेशन देखा, क्लेम ऑफ डैमेजेस देखा, क्वांटम मेरियट देखा। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द टर्म ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज एंड व्हेन यू वांट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।